हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में, पूना पैक्ट के बारे में और सांप्रदायिक पंचाट के बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि गोलमेज सम्मेलन आखिर बुलाया ही क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और गोलमेज सम्मेलन क्या था। तो दोस्तों, हम लोगों ने बतलाया था कि टेबल जो होते हैं, कोई भी जब मीटिंग होती है तो टेबल दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है रेक्टेंगुलर टेबल। रेक्टेंगुलर टेबल इस तरीके से होता है और इसमें अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति यहाँ बैठता है और बाकी जो सदस्य होते हैं मीटिंग में भाग लेने वाले, वो इस तरफ बैठते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक बराबरी, सदस्यों के बीच में बराबरी का भाव नहीं होता है। अब राउंड टेबल में क्या होता है कि सारे सदस्य जो बैठते हैं तो एक से लगते हैं, अर्थात सारे सदस्य एक बराबर है, सभी की भूमिका बराबर है, सभी को बराबर महत्व दिया जा रहा है, ऐसी सोच होती है, ऐसी भावना प्रकट की जाती है। तो इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात होती है। और हम लोगों ने देखा था कि स्वराज पार्टी ने एक मांग रखी थी अंग्रेजों के समक्ष, अंग्रेजी सरकार के समक्ष, कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। ये गोलमेज सम्मेलन जो बुलाया जा रहा था, इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों में। उसमें एक प्रावधान ये भी था कि भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था होगी और 10 साल के बाद एक कमीशन गठित किया जाएगा और वो कमीशन देखेगी कि भारत में जो उत्तरदायी शासन चल रहे हैं उसकी प्रगति कितनी हुई है और उसकी गुणवत्ता क्या है। और वो कमीशन जो है आगे फिर से अपनी एक रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पे जो जरूरी सुधार होंगे वो सुधार किया जाएगा। तो वो जो जरूरी सुधार किए जाने थे उसी के लिए एक कमीशन गठित की गई थी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। साइमन कमीशन भारत में आती है, ये इसके सारे सदस्य अंग्रेज लोग ही होते हैं, भारतीयों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। इसी कारण बहुत बड़े पैमाने पर भारत में इस कमीशन का विरोध होता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक नेहरू रिपोर्ट लाया जाता है और नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या भारतीय संविधान का अग्रगामी भी कहा जाता है। तो बहुत सारे वहाँ से प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए। उसके पहले 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें भी नेहरू रिपोर्ट की बहुत सारी बातें शामिल की गई। उसके बाद एक जीना रिपोर्ट लाया जाता है। तो जीना रिपोर्ट जो लाया गया था वो तो कांग्रेस की बराबरी करने की एक बात थी और उन्होंने अपना एक कह लें कि सिर्फ एक मुस्लिम राग उन्होंने गाया था और सिर्फ मुस्लिम हितों की बात की गई थी जीना रिपोर्ट पे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और साथ में उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में जोरों पर चल रहा था और ये काफ़ी सफल हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी सरकार के समक्ष एक ऐसा समय आप आ गया था कि अब भारतीयों से उन्हें बात करना जरूरी हो गया था और भारतीयों को लॉलीपॉप की तरह कुछ थमाना जरूरी समझा उन्होंने कि लॉलीपॉप की तरह कुछ थमा देंगे भारतीयों को और इस तरीके से आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन जो चल रहे हैं उसको खत्म किया जाएगा। तो ऐसी सोच थी और इसी के तहत जो है सो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पृष्ठभूमि में है, बैकग्राउंड में है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो अब हम आते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों के बारे में हम जानेंगे आज।
और तीनों आयोजित होते हैं लंदन में, स्थान एक ही होता है। और सेंट जेम्स पैलेस होता है लंदन में। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में तीनों ही गोलमेज सम्मेलन आयोजित होते हैं। और 1930, 1931 और 1932 मतलब कंटिन्यूअसली 3 साल में 3 अलग अलग गोलमेज सम्मेलन हुए। तो पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ 19 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। इसका उद्घाटन किया वहां के राजा जॉर्ज पंचम ने। और इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। कांग्रेस इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेती है। और एक कारण यह भी था कि कांग्रेस उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगी हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में बहुत हद तक सफल हो रहा था। तो इसमें कुल जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं उनकी संख्या होती है 89 अलग अलग पार्टी और अलग अलग लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं होती है। उसमें से एक संस्था थी हिंदू महासभा। इसके 2 सदस्य होते हैं, एक होते हैं जयकर और दूसरे होते हैं मुंजे। तो इन सदस्यों के नाम याद रखिएगा। ये सब चीजें पूछी जाती है कि कौन हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किसने किया, या नाम पूछा जाता है। उसके बाद सिख मुस्लिम लीग से 4 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 2 सदस्य थे आगा खान और मोहम्मद अली जीना। और दलित लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे भीमराव अंबेडकर। सिख समुदाय का नेतृत्व कर रहे थे या प्रतिनिधित्व कर रहे थे सरदार संपूर्ण सिंह। एंग्लो इंडियन के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे केटी पॉल। देसी रियासत से कुल 16 लोग पहुंचते हैं। 16 अलग अलग देसी रियासतों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं। जब वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होता है तो सारे जो पक्ष होते हैं सिर्फ अपने हित की बात करते हैं। किसी ने भी स्वराज की बात नहीं की। स्वराज की बात इस मीटिंग में उठती तक नहीं है। सारे अपने अपने हित की बात कर रहे थे। जैसे यहाँ पे देखें तो जो देसी रियासत थे उनका जो सबसे बड़ा जो डिमांड था वो था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए। अखिल भारतीय संघ मतलब एक भारत का ही कह ले और उस संघ में अलग अलग प्रतिनिधि होने चाहिए। कुछ देसी रियासत भी उसके राज्य होंगे, कुछ ब्रिटिश राज्य होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की डिमांड की। उसके बाद मुस्लिम लीग और दलित अर्थात कि भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग की कि इन्हें अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए, अलग से निर्वाचन व्यवस्था की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। तो इनकी ये मांग होती है। स्वराज की मांग किसी ने उठाई नहीं। सभी अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहे और अपने अपने मांग जो है कर रखा उन्होंने। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक सर्वसम्मति नहीं बन पाया। इस सम्मेलन में भी अंततः नतीजा क्या होता है कि यह गोलमेज सम्मेलन पूरी तरीके से फेल हो जाता है। कांग्रेस तो पहले ही बहिष्कार कर चुकी होती है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि उसी समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी जोर शोर से चल रहा था। तो भारत में अब ये एक माहौल बनाया जाता है। इंग्लैंड की सरकार परेशान तो थी ही सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो अब अंग्रेजी सरकार चाहती है कि कांग्रेस भी इस सम्मेलन में भाग ले और इसके लिए माहौल तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले जो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और कुल 60,000 अलग अलग आंदोलन कर्मी जो है गिरफ्तार किए गए थे। तो आंदोलन इस तरीके से सफल हो रहा था कि इसको हम यहाँ पे एक डाटा से देख सकते हैं। जैसे कि उस समय जो आयात हो रहे थे भारत में वो 1/3 आयात ही रह गया था, अर्थात 1/3 मतलब 66% आयात घट गया था। उसके बाद बंबई में 14 फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। सिगरेट जो 1/6 पे आ गया था
और स्वदेशी उद्योग धंधे काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार किया जा रहा था तो उसके बदले में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया जा रहा था। तो उसी के अंतर्गत कई हस्तकरघा उद्योग और कई जो है स्वदेशी उद्योग धंधे भी विकसित होते हैं। जैसे कि पहले भी असहयोग आंदोलन के समय में या बहिष्कार आंदोलन, जब बंग भंग आंदोलन चलाया गया था, तो उस समय में भी कई बैंकिंग संस्थाएं खुलती है, अलग अलग उद्योग धंधे शुरू होते हैं। जैसे कि टाटा का आपने नाम सुना होगा, स्टील फैक्ट्री लगाई, उसके बाद जमुना लाल बजाज, उसके बाद घनश्याम दास बिरला जैसे उद्योगपति होते हैं, तो वो अपने उद्योग लगाते हैं। निजी उद्यम जो है सो बढ़ता है, बड़े पैमाने पर भी लगते हैं, छोटे पैमाने पर भी। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ फायदे थे। यहाँ पे अंग्रेजी सरकार को काफी नुकसान हो रहा था, जाहिर सी बात है। तो अब अंग्रेजी सरकार ये चाहती है कि वो कांग्रेस को किसी भी तरीके से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए राजी करे। इसके लिए वो माहौल बनाती है और सबसे पहले जो है वो गांधी जी को जेल से रिहा करती है। गांधी जी को जेल से रिहा किया जाता है 26 जनवरी 1931 को, और उस समय वायसराय होते हैं लॉर्ड इरविन। तो दोनों के बीच में एक समझौता होता है और उसी समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और ये मीटिंग हुई थी 17 फरवरी 1931 को। और इस मीटिंग को करवाने में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने एक मीडिएटर का काम किया था वायसराय, इरविन और गांधी जी के बीच में। तो अंततः ये मीटिंग होती है और किन किन शर्तों पे बातें होती है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि इरविन ने ये बात रखी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा, ये बात मान ली गई। उसके बाद कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी, इस पर भी कांग्रेस राजी हो जाती है, अर्थात गांधी जी राजी हो जाते हैं। नमक कर को आधा कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, इस पे भी इरविन मान जाते हैं। उसके बाद राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा और जो भी सरकारी सेवक हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया है, वैसे लोगों को वापस नौकरी में ले लिया जाएगा। तो इन सब मुद्दों पे कुछ जो है सो बात और सहमति बनती है। अंततः ये होता है कि कांग्रेस सम्मेलन में हिस्सा लेगी। अब यहाँ पे जब सारी बातें होती हैं, गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, तो इसका डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए 17 फरवरी 1931 का डेट है और वो समय था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हो चुकी थी और डेट भी निश्चित कर दिया गया था। 24 मार्च 1931 को उन्हें फांसी की सजा दिया जाना था और चंद्रशेखर आजाद बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस के नेता ये डिमांड रखें। और खास करके जब ये मौका मिल गया, जब अंग्रेजी सरकार के तरफ से एक तरीके से कह लें कि कांग्रेस को बुलावा आता है बातचीत करने के लिए, तो एक मौका था कांग्रेस को और गांधी जी के पास में कि वो उनके फांसी की सजा को रुकवाने या माफ करने की बात हो सकती थी, मांग रखी जा सकती थी। लेकिन गांधी जी ने ये मांगे नहीं रखी। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के रिहाई की मांग तो की, लेकिन उनके फांसी की सजा को माफ करने की बात उन्होंने नहीं रखी। चंद्रशेखर आजाद बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं और पीछे की वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वो इलाहाबाद के आनंद भवन में जाते हैं और वहां पे कांग्रेस के नेताओं से, खास करके जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और वहां से मिलने के बाद बाहर आते हैं, अल्फ्रेड पार्क में इंतजार कर रहे होते हैं और वहीं पे उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और वो अपने आप को, अंतिम गोली जब उनके पास बचती है तो खुद को गोली मारकर शहीद कर लेते हैं। तो ये समय वही था, 17 फरवरी को ये मीटिंग होती है गांधी और इरविन के बीच में और 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को शहीद किया था। खैर, इसका नतीजा क्या होता है, तो के एम मुंशी इस मीटिंग के बारे में कहते हैं कि यह भारतीय संविधान के लिए
परिवर्तन की शुरुआत है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों जो है सो नाराज होते हैं। नाराज किस लिए? तो स्वराज की मांग नहीं रखी गई, इसके लिए इनकी नाराजगी होती है। नौजवानों और क्रांतिकारियों की नाराजगी क्यों होती है? तो वो नाराज होते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी की सजा को माफ करने की मांग नहीं की गई। अंततः क्या होता है, कांग्रेस का कराची में अधिवेशन होता है 1931 में इसी मुद्दे पर कि कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग लेगी या नहीं लेगी, या किसे प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाएगा। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण जो बात होती है कि गांधी जी जब जा रहे होते हैं इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए, तो क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, नौजवानों के द्वारा उनका बहिष्कार किया जाता है, या कह लें कि उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं, उनकी हुटिंग होती है, उनके विरोध में नारेबाजी होती है। इतना ज्यादा नाराजगी थी नौजवानों के बीच में गांधी जी के प्रति। तो इसी के बाद महात्मा गांधी जो है इस अधिवेशन में एक स्टेटमेंट भी देते हैं, एक टिप्पणी भी करते हैं कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो यह काफी महत्वपूर्ण टिप्पणी है गांधी जी की। तो उन्होंने इसी संदर्भ में ये कहा था कि उनको जब काला झंडा दिखलाया जाता है, उनकी हुटिंग होती है, उनका विरोध किया जाता है, तो उस पर महात्मा गांधी अपनी टिप्पणी करते हैं। अब हम आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे। तो स्थान तो वही है सेंट जेम्स पैलेस लंदन, और वहीं पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। गांधी जी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लेट में पहुंचते हैं। 7 तारीख को मीटिंग की शुरुआत होती है, गांधी जी पहुंचते हैं 12 सितंबर को, 5 दिन के बाद पहुंचते हैं। कांग्रेस से कौन कौन लोग गए थे? तो गांधी जी तो प्रतिनिधित्व तो कर ही रहे थे, उनका सहयोग करने के लिए मदन मोहन मालवीय जाते हैं। उसके बाद देवदास गांधी जो कि गांधी जी के बेटे होते हैं, वो भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। महादेव देसाई जो कि महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, वो भी जाते हैं। घनश्याम दास बिड़ला जाते हैं। उसके बाद महिलाओं में एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और मीराबेन जाती हैं। तो ये सारे नाम काफी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग से वही आगा खान और जिन्ना होते हैं। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व भीमराव अंबेडकर करते हैं। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज है कि महात्मा गांधी किस जहाज से लंदन गए थे, यह भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो महात्मा गांधी गए थे एसएस राजपुताना जहाज से और लौटे थे सेंटियाना जहाज से, और सेंटियाना जहाज इटली का होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। गांधी जी इसमें क्या मांगे रखते हैं? तो उनकी मुख्य रूप से 2 मांगे होती है। एक मांग होती है कि भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाए, और दूसरी उनकी मांग होती है कि वायसराय के जो अधिकार दिए गए हैं, जो शक्तियां दी गई हैं, उसमें कटौती की जाए। ऐसा मांग उन्होंने क्यों रखा था? तो दोस्तों, हम लोगों ने पीछे की वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ है कि स्वराज पार्टी जब चुनकर जाती है विधान मंडलों में, चुनाव में हिस्सा लेती है 1923 वाले चुनाव में, और विधान मंडल में जब पहुंचती है तो जितने भी बजट आते हैं वो उसका विरोध करती है और उस बजट को पास नहीं होने देती है। लेकिन अंततः क्या होता है, वायसराय हर चीज में अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं, या कह ले कि दुरुपयोग करते हैं, और सारे बजट पास हो जाते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी सरकार जो भी कानून लाना चाहती है वो सारे कानून लाती है
वायसराय जो है सो हमेशा अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो महात्मा गांधी इसी अधिकार को समाप्त करने की बात कर रहे थे कि वायसराय को जो वीटो पावर दिया गया है, विशेषाधिकार की शक्ति दी गई है, वो उन शक्तियों को कम किया जाना चाहिए। उसके बाद इंग्लैंड के तरफ से अर्थात अंग्रेजों के तरफ से क्या बात रखी जाती है, तो संघीय शासन, मजबूत केंद्र की संघीय शासन की बात की जाती है, प्रांतीय स्वायत्तता देने की बात की जाती है, और उसके बाद साथ में ये भी कहा जाता है कि विदेश रक्षा, उसके बाद आंतरिक शांति, विदेशी व्यापार, ये सारी चीजें जो होंगी वो वायसराय और इंग्लैंड की सरकार के, इंग्लैंड की संसद के अंतर्गत आएंगी ये सारी चीजें। और एक और जो बात होती है कि सबसे ज्यादा जोर होता है अंग्रेजों का अल्पसंख्यकों के हित से जुड़े हुए मामले। ऐसा वो इसलिए करना चाहते हैं कि भारत को वो पूरी तरीके से जाति, वर्ग और संप्रदाय में तोड़ देना चाहते हैं, फूट डालने वाली नीति अपनाते हैं। दुर्भाग्य की बात ये भी होती है कि इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग और दलित वर्ग, अर्थात मुस्लिम में तो आगा खान और जिन्ना हो गए, सिख में संपूर्ण सिंह हो गए और दलित में भीमराव अंबेडकर हो गए, ये सारे लोग मिल जाते हैं और अपना एक गुट बना लेते हैं और वो गांधी जी का विरोध करने लगते हैं, या कह लें कि विरोध नहीं करते बल्कि वो कि गांधी जी की मांगों का वो समर्थन नहीं करते, बल्कि वो अपनी मांगों पे जोर देते हैं और उनकी अपनी जो मांगे होती हैं वो उनके अपने वर्ग से जुड़े हुए मांग थे कि उनके लिए विशेष आरक्षण चाहिए, विशेष सुविधाएं चाहिए, इन चीजों की वो मांग करते हैं। अंततः क्या होता है कि पूरे भारतीय पक्ष में एकता नहीं बन पाती है और अंग्रेजों ने भी नीति वही अपनाई थी। उन्होंने ऐसी ऐसी मांगे रखी थी, ऐसी ऐसी चीजें रखी थी जो कि गांधी जी को स्वीकार नहीं था। अंततः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो जाता है और गांधी जी वापिस लौट आते हैं। जब यहाँ पर लौट कर आते हैं तो भारतीय जन समुदाय बहुत ज्यादा आशा में होता है, क्योंकि गांधी जी को पहले रिहा किया गया था, इरविन के तरफ से वार्तालाप के लिए बुलाया गया था। तो भारतीयों में एक बहुत बड़ी आशा जग जाती है उस समय कि शायद भारतीयों को बहुत कुछ मिलेगा, स्वराज दिया जाएगा या उस तरीके की चीजें दी जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत बड़ा जन समुदाय इकट्ठा होता है गांधी जी के स्वागत के लिए, तो गांधी जी एक टिप्पणी करते हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। वो टिप्पणी है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, अर्थात इंग्लैंड से मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मैं अपने देश के स्वाभिमान को बट्टा लगने नहीं दिया। तो ये काफी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। अच्छा, ये गोलमेज सम्मेलन शुरू होने के पहले ही की घटना है कि भारत सचिव और वायसराय दोनों बदल चुके होते हैं। पहले वायसराय होते हैं इरविन और इरविन के बदले अब वायसराय हो जाते हैं वेलिंगटन और भारत सचिव होते हैं सैमुअल हग। अब ये दोनों जो हैं थोड़ा रेडिकल, उग्र विचारों वाले होते हैं। जैसे कि इरविन जो थे थोड़े लिबरल किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन ये दोनों जो हैं सो काफी रेडिकल किस्म के व्यक्ति होते हैं और इनका ये कहना होता है कि गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुआ था उसके पहले ही, बल्कि इनका एक स्टेटमेंट होता है, वो इसलिए किया गया था गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि इरविन के साथ एक समझौता हो चुका था। लेकिन वेलिंगटन नहीं चाहते हैं कि ये सम्मेलन सफल हो पाए और उनकी नीति वही होती है कि दमन चक्र चला के वो आंदोलन को दबा देंगे। तो अंततः होता भी वैसा ही है। जब महात्मा गांधी वापस लौट आते हैं खाली हाथ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किया जाता है। फिर से जब शुरू किया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को, तो इनको इतना जन समर्थन नहीं मिलता है, क्योंकि चौरी चौरा वाले घटना के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी वाली सजा की
माफ करने की मांग उन्होंने नहीं रखी। तो इसका नतीजा क्या होता है कि नौजवान वर्ग पूरी तरीके से नाराज था और गांधी जी की लोकप्रियता में उस समय बहुत ज्यादा कमी हो गई थी अचानक से, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी की वजह से। तो नौजवानों में ये काफी ज्यादा अलोकप्रिय हो गए थे। तो उसका नतीजा क्या होता है कि अब इस आंदोलन को वैसा जन समर्थन नहीं मिल पाता है और जन समर्थन में बहुत भारी गिरावट होती है। और साथ में वेलिंगटन जो थे वो उग्र किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने दमन चक्र अपनाना शुरू किया, नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर लिया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। तो ये सारे कार्रवाइयां की गई, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया फिर से और उन्हें यरवदा जेल में डाल दिया गया। तो ये सारी घटनाएं हुई। अब होता है एक कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्णय के नाम से इसे जाना जाता है। ये लाया जाता है इंग्लैंड की सरकार के तरफ से एक कानून और ये पेश किया जाता है वहां के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। 17 अगस्त 1932 को इस कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज को जाति और धर्म में तोड़ना, अर्थात फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया जा रहा था। इसके तहत क्या था इस सांप्रदायिक निर्णय में, तो विधान मंडलों में अल्पसंख्यकों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसमें किनको आरक्षण दिया जाना था, तो दलित को और महिलाओं को। इसके तहत प्रांतों में 71 सीट दलितों के लिए रिजर्व किए गए थे। अब ये जब निर्णय आता है सांप्रदायिक पंचाट वाला, तो गांधी जी तो उस समय यरवदा जेल में होते हैं। तो इसको वापिस करने के लिए वो एक आमरण अनशन शुरू कर देते हैं जेल में ही, कि जब तक इस निर्णय को, इस कम्युनल अवार्ड को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक मैं अनशन करूंगा। इसका नतीजा क्या होता है कि एक पुनः पैक्ट करवाया जाता है और इस कम्युनल अवार्ड को लाने में भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो उसके बाद कांग्रेस के कई नेता जैसे मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद जैसे जो नेता हैं वो भीमराव अंबेडकर से मिलते हैं और उन पर बहुत तरीके से एक कह लें कि उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि वो इस कम्युनल अवार्ड को नकार दें। अगर वो इस अवार्ड को नकार देंगे तो अंग्रेजी सरकार भी इसको वापस ले लेगी और गांधी जी अपना उपवास तोड़ देंगे। तो अंबेडकर को ऐसा लगता है कि अगर गांधी जी की मृत्यु अगर सही में हो गई इस आमरण अनशन की वजह से, तो उनका सारा ठीकरा जो है सो अंबेडकर पर फूटेगा और दलितों पर फूटेगा कि पूरे जो दलित समाज को उसका नुकसान होगा। उन पे जो है सो समाज के अन्य वर्गों के द्वारा जो है सो कार्रवाई की जा सकती है, हिंसक कार्रवाई हो सकती है, गतिविधियां हो सकती है। ऐसे ही दलित बहुत समय से, एक जमाने से उनके ऊपर शोषण होता चला आया था, तो शोषण का एक नया चक्र शुरू हो जाएगा। तो अंबेडकर को भी एक डर सा लगता है महात्मा गांधी के इस आमरण अनशन वाले पे। तो इसका नतीजा क्या होता है कि ये नेतागण जो मध्यस्थता करते हैं ये अंततः जो है अंबेडकर को मना लेते हैं। अंबेडकर भी गांधी जी से मिलने की बात करते हैं और दोनों के बीच में एक मीटिंग होती है और एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये 20 सितंबर 1932 को ये मीटिंग दोनों के बीच में हुई थी। इसके तहत दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। गांधी जी ने ये कहा कि अंबेडकर इस बात के लिए राजी हो जाए कि ये सांप्रदायिक पंचाट जो है सो वापस ले लिया जाए। अंबेडकर इसके लिए राजी हो जाते हैं। बदले में क्या है कि केंद्रीय विधानमंडल में 18% अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात होती है दलितों को और प्रांतों में 71 से 147 सीटें देने की बात होती है कि 141 का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये समझौता सफल होता है और साथ में अंबेडकर
ये भी एक सुझाव रखते हैं कि गांधी जी खुद हरिजनों के दलितों के उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करें। उसी का नतीजा होता है कि गांधी जी बाद में जब जेल से निकलकर बाहर आते हैं तो वो दलित उद्धार के लिए काम करते हैं। हरिजन पत्रिका निकालते हैं, 1932 में ही हरिजन सेवक संघ बनाते हैं और हरिजन शब्द भी वो देते हैं, दलितों को हरिजन कहकर पुकारते हैं और दलितों के बीच में रहकर उनके उद्धार का, अछूतो उद्धार का वो प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है इस पूना पैक्ट के बाद। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी स्थान तो वही है, आयोजित होता है, सिर्फ डेट बदल गया है और साल बदल गया है। 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक होता है। ये पूरी तरीके से फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? तो कांग्रेस जो है इसका बहिष्कार करती है और जीना भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। मुस्लिम लीग भी इसका विरोध करती है और 46 लोग इस सम्मेलन में अलग अलग प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जिसमें अम्बेडकर भी होते हैं, सिख प्रतिनिधि होते हैं, एंग्लो इंडियन देसी रियासत के प्रतिनिधि, ये सब जो है सो हिस्सा लेते हैं। लेकिन अंततः यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी बुरी तरह से असफल होता है। इन सारी चीजों के बाद अब क्या होता है कि अप्रैल 1933 में इंग्लैंड की सरकार के द्वारा एक श्वेत पत्र लाया जाता है। और श्वेत पत्र में क्या था? तो भारत में संवैधानिक विकास के लिए या नया संविधान बनाने के लिए उसका क्या मसौदा होगा, उसके लिए एक श्वेत पत्र लाया जाता है और उसी के तहत संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई जाती है और उस संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष होते हैं लिथगो। और ये लिथगो कमिटी जो है, संयुक्त प्रवर समिति, 11 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट पेश करती है और इसी के आधार पे श्वेत पत्र हो गया, नेहरू रिपोर्ट, जीना फॉर्मूला, उसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट, उसके बाद ये श्वेत पत्र और फिर संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट, इन सारी रिपोर्टों के आधार पे अंततः भारत शासन अधिनियम 1935 लाया जाता है। उसमें कई प्रावधान किए जाते हैं, जैसे कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है, केंद्र में द्वैध शासन लाया जाता है, एक संघीय शासन की व्यवस्था होती है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आपको पता है कि इसे एक लघु संविधान कहा जाता है। 400 से अधिक इसमें धाराएं थी, कुल 15 भाग थे और वर्तमान के हमारे भारतीय संविधान के 2/3 प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। यहीं से नहीं कहना चाहिए, नेहरू रिपोर्ट से वो सारे प्रावधान है, नेहरू रिपोर्ट से वो इस अधिनियम में लाया गया और यहाँ से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, लोक सेवा आयोग, तो बहुत सारी चीजें जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किए गए। इनको आप डिटेल से आप देख सकते हैं, पीछे की वीडियो में ऑलरेडी इसको हम लोगों ने देखा हुआ है, कवर किया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर बजा दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।